जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको देखेंगे। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। जीएस एंड करंट वॉरियर के सारे पीडीएफ्स वहाँ शेयर कर दिए जाते हैं, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और जो भी डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। यानी कौन से इनमें से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की या उससे जुड़े हुए थे। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं और श्रीनिवास अयंगर जी भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कभी भी बात स्वतंत्रता से जुड़ी हुई हो तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा एक लीग में, एक ग्रुप में साथ में काम किए हैं। इन लोगों ने कभी भी डोमिनियन स्टेटस और इन सब के लिए समर्थन नहीं दिया। तो इसमें तीनों ही लोग शामिल हैं। ध्यान ये रखिएगा, जो श्रीनिवास अयंगर जी हैं वो प्रेसिडेंट थे, वो अध्यक्ष थे भारतीय स्वतंत्रता लीग के, और जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो सचिव थे इस संगठन में। सॉल्ट सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था, आपको बताना है कि धरसाना में जो सॉल्ट वर्क्स था वहाँ पर रेड करने के लिए कौन कौन लोग शामिल थे, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यानी गांधी जी द्वारा आयोजित नमक सत्याग्रह के संदर्भ में धरसाना नमक कारखाने पर छापे के दौरान निम्नलिखित में से कौन से लोग शामिल थे, ये आपको बताना है। तो इसमें सरोजनी नायडू जी शामिल हैं, इसमें इमाम साहिब शामिल हैं, अंबिका कांत सिन्हा जी नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। धरसाना जो है एक शहर है गुजरात में, वहाँ पर अंग्रेज़ जो है नमक बनाते थे। आपको ये पता होगा कि जब तक महात्मा गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे अंग्रेज़ लोग नहीं बैठे थे, तब तक नमक बनाने का अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया था भारतीयों को। नमक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की थी, वहीं पे अंग्रेज़ों ने अपना मोनोपोली रखा होता कि नमक तो सिर्फ हम ही उत्पादन करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, इन्होंने बोला कि कानून तोड़ने का सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम नमक बनाएंगे खुद से। और उन्होंने बोला कि नमक इतना बेसिक चीज़ है कि वो तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोग अपने खाने में इस प्रयोग में लाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह से शुरुआत की, जिससे पूरे भारत को एक किया जा सके। महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, जो तब के वाइस रॉय और गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय थे, उनको 4 मई 1930 को एक पत्र लिखा और बोले कि धरसाना में जो आप लोग नमक फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ मैं आ रहा हूँ और रेड मारूंगा। वहाँ पे जो करना है कर लो, अरेस्ट कर सकते हो तो आप लोग करके दिखाओ, जो करना है कर लो। इस तरीके से उन्होंने चैलेंज दिया कि मैं तो आ रहा हूँ वहाँ पे रेड मारने, और वहाँ आऊँगा मैं, देखता हूँ कितना आप लोग क्या नमक वहाँ पे बना रहे हैं, और वहाँ हम नमक बनाएंगे। नमक बनाने का आपका अधिकार नहीं है अकेला। उनको तुरंत इस बात पे अरेस्ट कर लिया गया ताकि बहुत बड़े लेवल पे कोई बवाल ना हो। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कुछ दिन के बाद 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहते थे, तब उनके साथ के एक कलीग थे, उनके सहयोगी थे, जिनका नाम था इमाम साहिब, और महात्मा गांधी के खुद के पुत्र, उनके जो बेटे थे मणिलाल। तो मणिलाल जी, सरोजनी नायडू और इमाम साहिब, इन तीनों लोगों को एक प्रमुख लीडर के तौर पे बनाया गया कि धरसाना में जो अब नमक सत्याग्रह के लिए रेड मारने जाना है हम सबको, उसमें आप छापा मारने के लिए आप तीनों लोग नेतृत्व करेंगे। तो ये लोग फिर उसमें शामिल हुए। तो इसीलिए ऑप्शन में सरोजनी नायडू हैं, इमाम साहिब हैं। अगर यहाँ मणिलाल होता, मणिलाल जो महात्मा गांधी के पुत्र हैं, तब वो आंसर तीनों हो जाता 1, 2 और 3। लेकिन यहाँ अंबिका कांत सिन्हा जी हैं। अंबिका कांत सिन्हा जी का इस नमक विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से देश के जर्नलिस्ट थे, या फिर ये पूछ दिया जाता है कि अमेरिका के कौन से वो जर्नलिस्ट थे जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बन के खड़े थे कि किस तरीके से लाठी में स्टील को मोड़ के और नमक सत्याग्रही के ऊपर मारा जा रहा था। मतलब ये उस समय बड़ा हृदय विदारक एक स्थिति थी। तो कौन से जर्नलिस्ट ने इसे कवर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब मिलर, और वेब मिलर अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। तो याद रखिएगा, पहले तो नाम याद रखना है। क्या नाम है?
अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर और कौन से देश के पत्रकार थे? अमेरिका के। ब्रिटिश जर्नलिस्ट नहीं है, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। थोड़ा छोटा फॉन्ट दिखेगा बट कोई बात नहीं, आप लोग आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आपको ये बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं, जितने अधिवेशन हुए हैं, उसमें से कौन सा लाइन गलत है। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही हम लोग देख लेते हैं आंसर, आपका टाइम बच जाएगा। चौथा सेशन हुआ था, चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, जिसमें जॉर्ज यूल जो हैं वो पहले ऐसे यूरोपियन थे जो प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये बिल्कुल सही बात है, टिक मारिए। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय लिया गया था। इस शब्द का प्रयोग किया गया था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। टिक करिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो सेशन हुआ था मद्रास में 1917 में। यही गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट, ये बात सच है कि 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और अपनी सरोजिनी नायडू जी पहली भारतीय महिला बनी थी 1925 में, जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था। लेकिन ये कलकत्ता में नहीं हुआ था सेशन, सॉरी ये मद्रास में नहीं हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता में जो 1917 का अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी कांग्रेस की। फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम यानी कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया था कराची के सेशन में। इस पर हम लोग बाद में भी आएंगे। कराची का सेशन हुआ था 29 मार्च 1931 में, जिसको हेड किया था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक दिल्ली का पैक्ट हुआ था, दिल्ली समझौता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी समझौते के तहत ये सब अधिकार दिए गए थे कि कांग्रेस क्या कर सकती है। बहुत सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया था और नमक बनाने का अधिकार दिया गया था, और महात्मा गांधी तैयार हो गए थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी ने बोला इरविन को कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आपने मेरी कुछ बातें नहीं मानी, मैंने आपकी नहीं मानी, अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, कांग्रेस भाग लेगी। क्योंकि 1930 के अधिवेशन जब स्टार्ट हुआ था नवंबर 1930 में, तो गोलमेज सम्मेलन में तो ये लोग भाग लिए नहीं थे कांग्रेस की तरफ से, कोई भी। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था। तो उस समय रामसे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बिना कांग्रेस के कोई बात बनेगी नहीं। चलिए इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि थर्ड ऑप्शन गलत है। तो राइट ये होगा कि एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता के सेशन में, जो कि 1917 में आयोजित हुआ था। 1889 में 1889 में एक कमेटी का गठन हुआ था ब्रिटेन में, ताकि कांग्रेस के लिए कुछ सपोर्ट बटोरा जा सके। आपको बताना है कि इनमें से कौन वहाँ पर ब्रिटिश कमेटी जो बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे। तो उसके पहले अध्यक्ष थे विलियम वेडनबर्न, और विलियम डिग्बी जो थे वो सचिव थे पहले। तो यही है, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया उस कमेटी का नाम था, जिसको 1889 में लंदन में स्थापित किया गया था कांग्रेस के सपोर्ट के लिए। विलियम वेडनबर्न पहले चेयरमैन बने थे और विलियम दिग्बाई जो है वो पहले सचिव बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बदरुद्दीन तैयब, अब आपके पास फिर से इंपॉर्टेंट ये सेशन से आपको बताना है। बदरुद्दीन तैयब जी के बाद दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने थे रहमतुल्लाह एम सयानी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अबुल कलाम आज़ाद ही प्रेसिडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी लगातार 6 सालों तक। ये भी बिल्कुल सही बात है। जेबी कृपलानी जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी। ये भी सही बात है। आखिरी जो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अटेंड किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, वो कलकत्ता का सेशन था जो कि 1917 में हुआ था। अभी आपने ऊपर देखा कलकत्ता का सेशन 1917 वाला कौन सा था, ये वही सेशन है जिसमें पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं एनी बेसेंट। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि आखिरी जो कांग्रेस का सत्र या अधिवेशन था जिसमें भाग लिए थे बाल गंगाधर तिलक जी, वो अमृतसर का सेशन था। याद रखिएगा, वो अमृतसर का सेशन था जो कि 1919 में हुआ था। दूसरे मुस्लिम जो अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे रहमतुल्लाह एम सयानी।
1896 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें रहमतुल्लाह एम सयानी जी उसके अध्यक्ष बने थे। और इसी सेशन में, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले इंसान थे, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। जबकि पहले भारतीय तो चलिए ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, लेकिन पहले भारतीय साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था? सीवी रमन जी। 1930 में उनको मिला था। 1928 में उनके रमन इफ़ेक्ट, जो उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था करके दुनिया को, उसके लिए उनको रमन इफ़ेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर 1946 तक। और अबुल कलाम आज़ाद का एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो 1923 में अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यंगेस्ट एज में अभी तक के वही बने हैं, 35 साल की उम्र में। वो दिल्ली का एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसी स्पेशल अधिवेशन में वो 35 साल की उम्र में अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं वो अध्यक्ष बने थे। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। यंगेस्ट भी हैं वो, यंगेस्ट पर्सन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किनके द्वारा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को मूव किया गया था? बॉम्बे सेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1942 में। देखिए, वर्ष 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक था बॉम्बे का, वहाँ पर यहाँ अधिवेशन हुआ था। और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, वो कौन लेकर आया था, किसके द्वारा लाया गया था उस अधिवेशन में? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। इनमें से कौन थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे? निम्नलिखित में से तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? देखिए, 1940 में जब वॉर शुरू हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 1940 के आसपास की बात है, भारत का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि जर्मनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जर्मनी ने हालत ख़राब कर दी थी, जापान ने एशिया में हालत ख़राब कर दिया था, तो भारतीयों की मदद चाहिए थी। और जब तक कांग्रेस खुल के सपोर्ट नहीं करती, यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग आर्मी में जाने के लिए तैयार नहीं थे और अंग्रेज़ों को सहयोग करने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज़ों को लोग चाहिए थे, भारतीय चाहिए थे लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब तक भारतीय हमारे साथ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो 1940 में अगस्त में उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस बनाने का मौका दे रहे हैं, आप बनाइए हमारे अंदर सरकार में रह के। अब डोमिनियन स्टेटस की बात आपको याद आनी चाहिए कि 1930 में जब गोल में सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1931 में वो जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, मैंने आपको भी बताया था ना, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था दिल्ली में, जिसे हम दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी कहते हैं, जिसमें महात्मा गांधी तैयार हो गए थे कि सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो बंद कर देंगे और दूसरे गोल में सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेंगे। तो उस समय गोल में सम्मेलन में कहा गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस के ऊपर बातचीत करेंगे। 10-12 साल पुरानी बात है। और उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस एकदम यंग लीडर थे, वो तैयार नहीं थे कि कोई मतलब नहीं है ये डोमिनियन स्टेटस और ये डोमिनियन स्टेटस का, हमें चाहिए आज़ादी। और आपको पता भी होगा कि लाहौर में ही 1929 में ही, मतलब गोल मेज सम्मेलन शुरू होने के पहले ही 1929 में जब लाहौर में सेशन हुआ था और जब जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस के अंदर, तभी उन्होंने बोला था कि हम आज़ादी के लिए तैयार है, और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था। और 26 जनवरी 1930 को झंडा भी फहरा दिया था देश आज़ादी के लिए। देश आज़ादी का पहला दिन भी मान लिया गया था, इसलिए हम देश आज़ाद होने के बाद भी 26 जनवरी को हमने चूज़ किया रिपब्लिक डे के रूप में। तो यहाँ पर बात यह कि जब अंग्रेज़ हमें सुनने समझने को तैयार नहीं थे और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ भारतीयों को अंग्रेज़ों के ऑफ़र से, सबको लगा कि चलो अंग्रेज़ देश आज़ादी के बाद कुछ तो हमें सत्ता सौंप देंगे, अभी हमें सत्ता चाहिए, अपना खुद का, अपने सरकार खुद चलाना है। तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारी जो धैर्य, हमारे अंदर जो धैर्य का परीक्षा आप ले रहे हैं, उसे कमज़ोरी मत समझिए। आवर पेशेंस इज़ नॉट आवर वीकनेस,
हमारे अंदर जो धैर्य की क्षमता है वो हमारी कमज़ोरी नहीं है। इसी को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि हर एक इंसान जो अपनी तरफ से चाहे तो अपने व्यक्तिगत तौर पे सत्याग्रही बन सकता है, इंडिविजुअल सत्याग्रही बन सकता है। और उसमें फिर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए, आचार्य जी कृपलानी शामिल हुए और ब्रह्मदत्त जो थे वो शामिल हुए। तो ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। पहले दो का नाम सबको पता रहता है, तो तीसरे जो हैं वो ब्रह्मदत्त जो है वो शामिल हुए, आपको याद रहना चाहिए। और दूसरे जो हैं, पहले जो हैं ये विनोबा भावे हैं, कृपलानी नहीं, माफ़ करिएगा, कृपलानी जी नहीं, पहले आचार्य विनोबा भावे हैं और दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पहला तो सबको याद रहता है कि विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह थे। और इसमें कहा गया कि अब हम देश में हजारों लाखों लोग व्यक्तिगत सत्याग्रही बनेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, और उसके बाद भी अगर अंग्रेज नहीं सुनते हमारी बात को तो बोला गया कि चलो दिल्ली। मतलब आप ऐसे अपने प्यारे भारत का ऐसे एक रफ अगर आप मैप ऐसे बनाना चाहें तो सबको बोला गया कि ये अपनी दिल्ली है, चलो दिल्ली, हर जगह से आओ, जो भी इंडिविजुअल, जो भी व्यक्तिगत सत्याग्रही है। तो चलो दिल्ली का, दिल्ली चलो का जो ये नारा था ये इसी समय दिया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह के समय। Who became the president of the Indian National Congress after the resignation of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। इसको जानने के पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया था और तुरंत उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्योंकि महात्मा गांधी ने जिनको, आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि महात्मा गांधी जी ने किनको चुना था कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, और जब उनकी हार हो गई थी, क्या वो पट्टावी सीतारामैया थे या कोई और थे, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोगों में से कौन यहाँ तक लेक्चर को सुनता है, तो ये भी पता चल जाएगा, उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। आप ये बताइएगा कि महात्मा गांधी जी ने किनको सपोर्ट किया था और उनकी हार के बाद उन्होंने कहा था कि इसमें मेरी नैतिक हार है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीत गए, बट उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये कौन है, आपको उनका नाम बताना है। और उसके बाद उनके रिजिग्नेशन देते ही, उनके त्यागपत्र देते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश, देखिए 1937 में चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिली, यही सवाल है। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग का कार्यभार निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? तो देखिए, पहला जो मुख्यमंत्री थे 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में, वो थे गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी वैसे भी अपने पहले मुख्यमंत्री हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर जिनको बनाया गया वो थे रफ़ी अहमद किदवई जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रफ़ी अहमद किदवई जी का। बाराबंकी की किदवई फैमिली बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे यहाँ से इस फैमिली से लोग निकले हैं। और रफ़ी अहमद किदवई जी का नाम आप आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहला मंत्रिमंडल बना था देश आज़ादी के जस्ट बाद 15 अगस्त 1947 में, तो उस पहली कैबिनेट की, स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट था, उसके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस यानी संचार मंत्री वो रफ़ी अहमद किदवई जी हैं। इन्हीं के नाम पे किदवई नगर भी कानपुर का आपको देखने को मिलता है। बहुत बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेमस इंसान है ये। बाराबंकी ज़िले से ये बिलोंग करते हैं। कौन से साल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से साल आखिरी चुनाव इंडियन लेजिस्लेचर का हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत या उसके अंतर्गत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। अब इसके पहले बैकग्राउंड में आपको एक चीज़ और देखना होगा। जब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो उसके बाद चुनाव होता है। कब होता है? 1926 का। और उसके बाद एक बार और चुनाव होता है 1945 का। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1945। पहली मीटिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कहाँ हुई थी, जो कि 1934 में बना था। 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ पर इनकी पहली बैठक हुई थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कुछ बहुत बड़े आंदोलनकारी लोग, बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के द्वारा किया गया था, जिसमें एक थे आचार्य नरेंद्र देव, एक थे जेपी नारायण, एक थे राम मनोहर लोहिया जी, एक हैं यूसुफ मेहरली जी।
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही थे, बट उन्होंने हमेशा इन लोगों ने समर्थन किया कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जो कम्युनिस्ट की थिंकिंग है। सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, अमीर गरीब इस तरह का कोई क्लास नहीं, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए, जहां पर संसाधन जो है वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी संसाधनों का जो वितरण है वो बड़ा समान तरीके से हो। बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा गरीब ऐसा हमें समाज न दिखे। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ के घर को देखिए, कोई घर आपको जल्दी 2 मंजिला 3 मंजिला फिर एक झोपड़पट्टी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। ईंट के घर बने हुए हैं तो 1 मंजिले के ही लगभग सारे शहर के लोग हैं। जो सीटाडेल, जो टीले का एक अलग सा एरिया था जहाँ पर कहा जाता था कि अति विशिष्ट लोग, इलीट लोग रहते थे, वहाँ पर और जो नॉर्मल घर थे उनके बीच में अंतर देखने को मिलता था। लेकिन जो एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें जितने लोग घर बनवाए हुए थे, वहाँ 1 मंजिल का घर सबको दिखता होगा। तो सारा जरा सोचिए कि 5,500 साल पहले जब लोग छत पे खड़े होकर एक दूसरे को देखते होंगे, बात करते होंगे, तो किसी के मन में स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता होगा। ये नहीं आता होगा कि उनका चेहरा दिख गया, उनसे बात हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसी तरह की किसी समाज की परिकल्पना कांग्रेस में एक धड़ ने की थी, और उसे उन लोगों ने बोला कि कांग्रेस में रहते हुए एक सोशलिस्ट पार्टी हम बनाएंगे 1934 में, जिसके मुख्य सूत्रधार में आचार्य नरेंद्र देव जी थे, जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी और यूसुफ मेहरली जी। और इनका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके अंतर्गत हुई थी? जिसकी अध्यक्षता की थी आचार्य नरेंद्र देव जी ने। पूना समझौता 1932 का जब हुआ था, उसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसमें 2-3 लोग और थे। उसमें एक घनश्याम दास बिरला जी भी थे, जीडी बिरला, ये वही हैं बिरला टाटा वाले बिरला, ये वही घनश्याम दास बिरला जी हैं। तो इनके पहले अध्यक्ष जो हरिजन सेवक संघ के बने थे वो घनश्याम दास बिरला जी ही थे, जीडी बिरला, ये बात ध्यान रखिएगा। और पूना समझौता जब हुआ था तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार हुआ था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या फिर हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था ये कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए बहुत फेमस था। इन्होंने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सीट्स होंगी जहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के लिए कुछ ऐसी सीट्स होंगी चुनाव में जहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लोग खड़े होंगे, उन्हीं के लोग वोट देंगे, ताकि इससे ये सुनिश्चित हो पाए कि मुस्लिम लोग ही प्रतिनिधित्व के तौर पे चुने जाएंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आया। फिर कहा जाने लगा कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उसमें हरिजन्स को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, अंग्रेज़ों का ऐसा कहना था। बाद में यरवदा जेल में महात्मा गांधी का आमरण अनशन हुआ और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसमें भीमराव अम्बेडकर जी की दखलंदाजी भी हुई। लोग बोले कि आप दखलंदाजी करिए, एक समझौता साइन करिए, पूना पैक्ट हुआ। उसमें यह कहा गया कि अंग्रेज़ आपको कितना सीट देने को तैयार है, आपकी सीट रिजर्व करने को 71, हम आपको 147 सीट देंगे। 147 सीट ऐसी होगी चुनाव लड़ने, एक चुनाव के लिए जब लड़ा जाएगा तो 147 सीटें ऐसी होंगी जहां सिर्फ हरिजन समुदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे चुनाव में। वो खड़े होंगे और उनके ही लोग जब केवल खड़े होंगे, वो सीट रिजर्व होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ही, क्योंकि वोट कोई भी करे, वोट के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, वोटिंग कोई भी करे, जैसे आज भी होता है। महिला सीट रिजर्व कर दी गई तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जीते एक महिला ही रिप्रेजेंट कर रही होगी, प्रतिनिधित्व कर रही होगी। उसी तरीके से कहा गया उस समय भी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप लोगों को 71 की जगह 147 सीट दिया जाएगा। अंग्रेज 71 देने की बात कर रहे हैं, हम 147 देंगे, लेकिन अलग से हिंदूज़ में माइनॉरिटी बन के मत रहिए, अल्पसंख्यक बन के मत रहिए, वरना खंड खंड हो जाएगा हिंदू समाज। इस तरीके की बातें की गई और उस समय समझौता हुआ, पूना समझौता हुआ। महात्मा गांधी जी ने अनशन तोड़ा और फिर वही हरिजन सेवक संघ बना, जिसमें घनश्याम दास बिरला जो है वो पहले उसके अध्यक्ष बने। और पहले सचिव कौन थे? अमृतलाल टक्कर जी। यहाँ अमृतलाल टक्कर जी का भी नाम है क्या? डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन, देखिए उसी की बात हो रही है। ऑपरेशन रूबिकॉन एक कोड वर्ड दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी जी जो यरवदा जेल में आज मरण अनशन पे बैठे हुए थे, अभी पूना समझौता उसके बाद जो हुआ है, इसी सब चीज़ों को लेकर। क्योंकि जैसे ही अंग्रेज़ों ने कहा कि हम 71 सीट देंगे और
जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको हम लोग अलग से उनको मानेंगे कि ये माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं। महात्मा गांधी जी ने बोला कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे तो पूरा खंड खंड हो जाएगा हिंदू समाज, और ऐसे तो सोसाइटी बढ़ जाएगी आपस में। तो इसीलिए फिर वो आज आमरण अनशन पे चले गए, और फिर अंबेडकर जी और उनके बीच में समझौता हुआ, बाकी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। Who of the following had regarded the Karachi session of the Indian National Congress in 1931 as the pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity and prestige? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? किसने माना था? ये माना था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्होंने कहा था कि 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सेशन हुआ था, इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था उन्होंने, क्योंकि 5 मार्च को, देखिए ये कराची का सेशन हुआ था 29 मार्च 1931 में। उसी महीने की 5 तारीख को इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि चलो कांग्रेस की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे द्वारा जो चालू किया गया था अभी कुछ समय पहले, 1 साल पहले, उसे हम बंद कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए बंद कर रहे हैं। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, उसमें हम भाग लेंगे। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, और रामसे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री बन के बैठे थे इंग्लैंड में, उन्होंने बोला कि बिना कांग्रेस के कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि हो गए, किससे बात करें, कोई तो ऐसा हो जिससे हम बात करें और इंडिया जो हमारी कॉलोनी है उसका 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 100% ना भी हो। तो ऐसे तो हर एक से 5-5, 10-10 लोगों से बात करते चलेंगे तो ऐसे तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगा कभी। तो 5 मार्च 1931 को इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ। इरविन ने बहुत सारी चीज़ों पे शर्तें में हाँ बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जितने राजनीतिक बंदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको आप छोड़िए, अगर वो वायलेंट केसेस में नहीं बंद हुए हैं, हिंसक केसेस में अगर वो बंद नहीं हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मारने का आरोप नहीं है, हिंसा का आरोप नहीं है, तो आप उनको कम से कम रिहा कर दीजिए, जो भी राजनीतिक बंदी हैं। जिनकी ज़मीनें आप लोगों ने हड़प ली हैं, कब्ज़ा कर लिया है, उनको वापस कर दीजिए। तो इरविन ने बोला कि ठीक है, महात्मा गांधी जी से बोला कि ठीक है, जो ज़मीनें दूसरे की मेरे अब हम लोगों ने कब्ज़ा किया है और तीसरे को नहीं बेचा है, ऑल दोज लैंड्स विच हैव नॉट बीन सोल्ड टू थर्ड पार्टीज़, वो वापस कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको नमक बनाने का अधिकार चाहिए, ठीक है भाई, उसी के लिए इतना बवाल छिड़ा हुआ था, नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो नमक बनाने का अधिकार हम आपको देते हैं, बट बेचेंगे नहीं आप। आपको नमक बनाने का अधिकार दे रहे हैं, बनाइए, खाइए, पेट भरिए, खाना किसी को बुला के रिश्तेदार में खिला लीजिए, बेचिएगा मत, बेचने का अधिकार हमारा है। महात्मा गांधी जी बोला ठीक है, बस खाने भर ही चाहिए, हम लोग कौन सा व्यापार करने के लिए नमक बनाने का अधिकार मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बात हुई थी। 5 मार्च को बात हुआ, 29 मार्च को सेशन हुआ कांग्रेस का, और उसमें इस बात का समर्थन कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी जी कांग्रेस की तरफ से जाके उन्होंने बात रख दिया और कांग्रेस ने कुछ किसी बात को काटा नहीं, ये तो उनके लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का एक शिखर है। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। 1939 में भी अभी हम लोग ने पीछे क्वेश्चन देखा था, जब वो जीत गए थे और महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने गए थे वो हार गए थे चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि कांग्रेस में मैं जीत गया, कांग्रेस के लोग दुखी हैं, कोई मतलब नहीं है संगठन में, मैं अपना तरीका देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। तो फिर वो बाहर गए और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और ये सब चीज़ें बनाई। तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे उन चीज़ों को। और इस अधिवेशन में 23 मार्च को जो भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, सुखदेव जी थे, इन तीनों ही लोगों की जो शहादत थी उनकी तारीफ़ हुई, उनके बहादुरी की तारीफ़ हुई, उनके जज्बे को सलाम किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें हुई थी। और साथ ही साथ इसमें आप लोग देखेंगे कराची सेशन में तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों और इकोनॉमिक नीतियाँ, जो आर्थिक नीतियाँ थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसको लेकर भी बहुत सारे रिजोल्यूशन जो हैं उसे अपनाया गया था। बहुत सारे समझौते, बहुत सारी चीज़ें उसको अपनाया गया था, प्रस्तावों को अपनाया गया था। इनमें से कौन से ऐसे लीडर्स हैं कौन सा ऐसा लीडर है जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन से इनमें से ऐसे एक लीडर हैं जो कि दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे?
तो इसमें कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा दो और लोगों का नाम याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी। ये दोनों और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये तीन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ का नाम याद रखिएगा कि ये लोग भाग नहीं लिए थे। किसमें नहीं लिए थे भाग? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी जी ने। और दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और तेज बहादुर सप्रू जी का। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सो भीमराव अंबेडकर एंड तेज प्रताप सप्रू वर द ओनली टू पर्सनैलिटीज़ of Indian national movement during the Indian national movement who participated in all the 3 round table conferences। तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले एकमात्र दो लोग, दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ थी, वो उसमें थे तेज बहादुर सप्रू जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, पढ़ लिया। आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का और इम्पॉर्टेंट सेशन हम लोग लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप लोग ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बात रखिएगा कि ये तरीका सही है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो और बेहतर तरीके को अपनाया जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई किसी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।